आज के हमारे मुख्य अतिथि है श्री अरविंद बालकृष्ण कड़वे, प्रकृति विज्ञानी, नागपुर महाराष्ट्र से। विषय है उनका प्रदूषण मुक्त जल। उनका बहुत सुंदर कार्य है। तो मैं लेट हो रहा हूँ भाई साहब, ये थोड़ा सा कार्य है। तो हम सादर आमंत्रण करते हैं आदरणीय कड़वे सर, अरविंद जी कड़वे ज्वाइन हो गए हैं ना भैया जी? हाँ, जॉइन है। हाँ, तो सादर आमंत्रित है। हाँ हाँ, सभी को प्रणाम, नमस्ते। ओम नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सभी को, नमस्ते। काफी अच्छा लगा। बीच में मैं ज्वाइन हुआ था प्राणायाम के लिए भी, लेकिन फिर बीच में अग्निहोत्र करता हूँ रोज घर में, तो फिर थोड़ा सा नहीं था, तो फिर से ज्वाइन हुआ हूँ। जी जी जी। देखो, ऐसी बात है कि प्रदूषण यह बहुत बड़ी समस्या है आज के तारीख में, और हम सब लोग वर्ल्ड के 700 करोड़ पब्लिक आज प्रदूषण कर रही है। कोई एक आदमी नहीं है ऐसा कि जो प्रदूषण नहीं करता है। जब तक नेचर यह प्रदूषण संभालने की परिस्थिति में था, तब तक हमें यह समस्या नहीं लगी। लेकिन जैसे ही विकसित राष्ट्र के पथदर्शक मार्ग पे चलते हुए विकसनशील राष्ट्रों ने उसी पथ का उपयोग करना शुरू किया, तो धीरे धीरे हर रोज हर दिन प्रदूषण का प्रकोप बढ़ने लग गया है। और आज के तारीख को प्रदूषण अपने हाइट पे है। तो हमें समझ लेना पड़ेगा कि यह प्रोसेस कैसी हो, ये कैसा होता है प्रदूषण, किस किस कारणों से होता है, ये भी महत्व का है। तो हमारी जिंदगी कहाँ से शुरू हुई, ये भी थोड़ा बताना बहुत महत्व का होगा। ऐसा है कि भारत सुजलाम सुफलाम देश करके हमारा वंदे मातरम का गीत भी हम लोग गाते हैं, लेकिन आज के परिस्थिति में सुजल है तो हमारे सामने बहुत बड़ा प्रश्न है। सुजल क्या होता है ये भी मालूम नहीं, सुफल क्या होता है ये भी मालूम नहीं। जो हम देख रहे हैं, जो हम पी रहे हैं उसको सुजल, और जो खा रहे हैं उसको सुफल करके खा रहे हैं। और इसी के कारणवश भारत में लगभग पूरे भारत में यदि विचार किया गया तो हर योग गुरु आज काम में लग गए हैं। नहीं तो इनकी क्या जरूरत थी? 40-50 साल पहले योग गुरु सामान्य आदमी को मालूम नहीं था। ये कई योग गुरु अपने घर में अपना योग करते थे और अपनी दिनचर्या चलाते थे, लेकिन आज सामान्य आदमी को आज योग करने की परिस्थिति आई है। तो इसे भी समझ लेना पड़ेगा। तो ये जो सब माहौल जो बदला हुआ है, ये बदलते माहौल में हम लोग किस प्रकार से अपना जीवन जीते समय कैसा जी रहे हैं, इसका अनुभव बहुत बड़ा महत्व का है। और यह अनुभव के साथ यदि हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी तो कुछ उम्र हो गई है, लेकिन हमारी नए पीढ़ियों के लिए हमको कुछ सोचना पड़ेगा। और जब तक हम नए पीढ़ी के लिए हम लोग जब तक नहीं सोचेंगे, तब तक हमारा मनी डिपॉजिटेड कोई काम का नहीं। क्योंकि जैसे कि हम तो आज के तारीख को कुछ बैठ के योगा प्राणायाम यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन आज भी लाखों करोड़ों तरुण योगा नहीं करते हैं, प्राणायाम नहीं करते हैं, तो उनका भविष्य कैसा रहेगा? तो 50-60 साल पहले योगा प्राणायाम नहीं करना पड़ता था, और 50 साल पिछले 20 साल से पूरा भारत योगा प्राणायाम क्यों कर रहा है, इसका कभी विचार मन में आना चाहिए। क्यों रामदेव बाबा ने हर आदमी को योगा पढ़ाने की कोशिश की? क्यों श्री श्री रविशंकर जी ने योगा प्राणायाम पढ़ाने की कोशिश की? तो ये लोग
हर क्षेत्र में योगा का महत्व प्रतिपादित करते हुए सामान्य आदमी को योगा और प्राणायाम का महत्व बताते हुए फिर देश के प्रधानमंत्री ने भी 21 जून को योग का दिन मनाने का सबको घोषित इंटरनेशनल लेवल पे घोषित करने की परिस्थिति क्यों निर्माण हुई, इसका भी थोड़ा सा हम समझ के साथ विचार करेंगे। और यह विचार जो है, यह विचार हमको शायद आज के तारीख को यह पूरा नहीं होगा, शायद कल भी मुझे आपसे कुछ बातें करना पड़ेगा। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे कि यह परिवर्तन कैसा होता है, प्रदूषण का परिवर्तन, पर्यावरण से प्रदूषण का परिवर्तन किस प्रकार से होता है, फिर किस कारणों से हुआ है और कैसे कैसे हुआ है, इसका भी थोड़ा हमें विचार करना पड़ेगा। तो जब मैं इस विषय को विचार कर रहा था तो मेरे मन में एक बात आई कि भाई भारत सुजलाम सुफलाम है। तो 1976 75 76 के वर्ष में जब मैं 9वीं 10वीं में था, तब मेरे पिताजी जो थे वो भावनगर, यानी जो गुजरात है, वो गुजरात के भावनगर में सर्विस करते थे। तो हम लोग धूपकाल में अपने पिताजी की तरफ जाते थे और जाने के बाद जब हम नागपुर से निकले और प्रवास करते हुए हम जब भावनगर में पहुंचना चाहते थे तो हम देखे कि फ्रॉम जलगांव ऑनवर्ड, जलगांव, नंदुरबार, अमरनेर, नवापुर, सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद, विरमगांव बोगी में बैठ के जब हम आगे बढ़ रहे थे तो महसूस ये हुआ कि हर स्टेशन पे हमें 5 पैसे का प्रति ग्लास पानी पीना पड़ता था। भाई साहब, ये गंभीर परिस्थिति मैं आपको 1975-76 के बता रहा हूं। और 75-76 में 5 पैसे प्रति ग्लास पानी पीते हुए हम आगे बढ़े तो समझ में आया कि भारत में तो सुजलाम सुफलाम बोला जाता है, तो यही भारत सुजलाम सुफलाम है। यही भारत जो हमको मटके में आके देहात के लोग रेलवे स्टेशन पे आते थे और हमको पानी पिलाते थे और हम उनको 5 पैसे देते थे। ऐसा करते करते हम प्रवास में जब अहमदाबाद पहुंचे तो हमारे पास भी जितने भी पैसे थे वो खत्म हो चुके थे। तो हमारे पिताजी को हमने रेलवे स्टेशन से फोन किया कि पिताजी, हमारे पास के पैसे खत्म हो गए हैं, अभी 12 घंटे का प्रवास बाकी है और पानी के लिए पैसे नहीं। हमारे पास अन्न था लेकिन पानी के लिए पैसे नहीं थे और आगे का 12 घंटे का प्रवास था। तो पिताजी टेलीग्राफ ऑफिस में होने के कारण उन्होंने अहमदाबाद के एक भाई साहब को बताया और बाकी पैसे की योजना हुई और पानी के लिए पैसा मिला। कहने का तात्पर्य यह है कि क्या ये परिस्थिति भारत में क्यों आई, कैसे आई और क्या कारण है यह परिस्थिति से आज हम सबको गुजरना पड़ रहा है। तो ये जो परिस्थिति है, ये भारत की परिस्थिति पिछले 50-60 साल में काफी बढ़ते गई। हमारी लोक संख्या बढ़ते गई और हमारी लोक संख्या बढ़ते बढ़ते हम लोग अनुभव कर रहे हैं कि हम राष्ट्र के निर्माण में जब हम स्वतंत्र हुए तो भारत देश में कितने डैम थे? बहुत कम थे। वैसा तो तालाब का देश करके भारत जाना जाता है और हर तालाब में पानी हुआ करता था। दिल्ली में कम से कम 60-70 तालाब थे। ऐसे कई बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े तालाब थे। लेकिन आज के तारीख को यदि हम विचार करेंगे कि ये सब तालाब नियर अबाउट खत्म हो चुके हैं। ये तालाबों से पानी पीने की व्यवस्था उस समय थी, लेकिन आज के तारीख को किसी तालाब से पानी पीने की व्यवस्था हो नहीं सकती। इतने दुर्गंधी युक्त वो सब तालाब हो चुके हैं। तालाबों का सिलसिला पानी खराब होने के कारण फिर उसको एनक्रोचमेंट में कन्वर्ट हुआ और कई जगह पे वहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी हो गई है। तो इस प्रकार से ये जो सिलसिला चल रहा है पिछले 50-60 सालों से, तो क्या कारण हुआ
क्या समस्या निर्माण हुई कि भारत का हर बूंद पानी, हर बूंद पानी बोल रहा हूं मैं, तो ये प्रदूषित होते गया है। थोड़ा सा ध्यान में लेना पड़ेगा कि 1950-60 के पहले हम लोग किसी भी नदी का पानी, किसी भी तालाब का पानी, किसी भी हमारे देहात में बहने वाले छोटे ओढ़े का पानी हम लोग डायरेक्टली पी लेते थे, बगैर कुछ पानी को फिल्टर किए, बगैर कुछ उसकी कोई केमिकल प्रोसेस मालूमात होते हुए, बगैर किसी आरओ प्लांट से हम लोग वो पानी डायरेक्टली पिया करते थे। और पिछले कई सालों से हम लोग तो अपना पानी पी नहीं सकते। यह गंभीर परिस्थिति आज हमारे सामने, सबके सामने खड़ी है। तो इसको समझ लेना पड़ेगा कि क्या कारण हुए कि यह परिस्थिति दिन में दिन गंभीर होते जा रही है। और आज के तारीख को भारत के लगभग 6-6.5 लाख गांव है भारत में आज के तारीख को। उसमें से 3 लाख गांवों में ऐसी परिस्थिति होती है, 75 साल के हमारे देश का हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे थे। ऐसे परिस्थिति में भी 3-3.5 लाख गांव ऐसे है कि धूपकाल के प्रदेशों समय हम लोग ये गांव में पीने का पानी तक भी लाने के लिए हमारे बहना, हमारे महिलाएं यह दूर दूर जाकर पानी को लाना पड़ रहा है। तो क्या परिस्थिति है, क्या कारण है कि हमको यह परिस्थिति से गुजरना पड़ रहा है। थोड़ा विषय गंभीर है, लेकिन इसको गहराई से समझ लेंगे तो यह विषय बहुत आसान हो जाएगा। और आसानी से समझ लेंगे तो इसके जो स्टेप्स है, हर विषय को समझ लेने की एक जिस प्रकार से हम सोचते हैं वैसा उसको समझ लेने की भी आवश्यकता है, ताकि हमारी समझ भी बढ़े और औरों की भी समझ बढ़ाने में हम लोग कामयाब हो सके। तो भारत सुजलाम सुफलाम है। 1900 में 35% एक्सपोर्ट करने वाला देश आज इंपोर्ट में ज्यादा इंटरेस्ट हो गया है, क्योंकि हमारी गरज बहुत बढ़ गई है। तो ऐसे विपरीत आपदा में हम लोग जिस प्रकार से डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, स्वतंत्रता के बाद डिपेंडेंसी हमारी बड़ी है, ध्यान में लेना चाहिए। स्वतंत्रता के पहले हम एक सार्वजनिक कुएं के ऊपर से सब लोग, गांव के, देहात के या शहरों के लोग अपना पानी खुद लेके आते थे अपने घरों में। एक मध्यवर्ती कुआं होता था, उस पर से अपने को जो पानी जितना लगता है उतना लेके आ जाते थे। और नहाने का कार्यक्रम कई पुरुष वर्ग वहीं पे कर लेता था और अपने घरों में जितना पानी चाहिए उतना पानी बकेट में भर के अपने घर में रख लेता था। लेकिन धीरे धीरे ये एक कुआं फिर हर घर का कुआं बनने लग गया। जैसे जैसे हमारी समृद्धि बढ़ी, ये समृद्धि के साथ हर घर में कुआं बनना चालू हो गया। और फिर हर घर में जब कुआं बनता है तो फिर हाथ से निकालने का काम धीरे धीरे पंप के माध्यम से पानी निकालने का काम चालू हुआ। और जब पंप के माध्यम से पानी निकालने का काम चालू हुआ, ऊपर में ओवरहेड रखा गया, तो पंप की बटन दबाने का आसानी का काम हो गया। तो कब ओवरफ्लो हुआ मालूम नहीं हुआ। इस प्रकार से हम लोगों ने पानी का प्रचंड एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर दिया। हमारे बिजली जो इसके लिए लगती थी, उस समय हम लोग बैल, जो हमारे बैल होते थे, उसके माध्यम से खेती में हम लोग मोट के माध्यम से पानी को अपने सिंचाई के लिए उपयोग में लाते थे। और साधारणतः धूपकाल में हम लोग सिंचाई करते थे अपने खेतों में। बाकी दिनों में तो हमारे यहाँ पे पानी की किल्लत नहीं थी, कि बरसात अच्छी होती थी। उसके बाद अगले 4 महीने में जो ठंडी के बूंदे होती है
जिसको दो बिंदु कहते हैं, वो दो बिंदु के माध्यम से हमारी अगली 4 महीने की खेती होती थी। और फिर बाकी बचा हुआ समय जो है अगले 4 महीने में जो भी अपनी खेती करता था उसको पानी का उपयोग करने का सहजता से वो करता था। पानी को, हमारी कुएं जो थे सब ऊपर साइड में थे, अपर फार्म्स, तो वहां से पानी मोट के माध्यम से एक जो चौथरा बनाया था उसके ऊपर छोड़ देते थे, वो वहां से पानी डिस्ट्रीब्यूट होके चले जाता था। तो इस प्रकार की नेचुरल व्यवस्था जिसको बोले जाते हैं, वो नेचुरल व्यवस्था हमारे हर खेत में व्यवस्था थी। परिवर्तन कैसा होते गया, थोड़ा सा विचार करने की बात है। फिर जैसे जैसे दशक हमारा 1950, 1960, 1970, 1980, जैसा जैसा हमारे दशक का हम विचार करेंगे, स्वतंत्रता का अनुभव लेते हुए हम लोग आगे बढ़े, तो थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि क्या परिवर्तन होते गए। भारत ने गांधी जी के माध्यम से जो विचार रखा था कि खेड्याकडे चला, यानी खेड़े के तरफ चलिए, क्योंकि भारत जो है वो देहात में जो चल रहा है एक्टिविटी, उसके द्वारा सब पहचान होती थी। लेकिन ये पहचान को हमारी स्वतंत्रता के बाद जो नेहरू मॉडल करके बताया जाता है, उस नेहरू मॉडल में हम लोग सोचेंगे कि हम लोग खेड़े के तरफ जाने के बजाय धीरे धीरे हम लोग वी डाइवर्ट अवर टू अर्बनाइजेशन मॉडल। और आज जो हम दृश्य रूप देख रहे हैं वो अर्बनाइजेशन का मॉडल देख रहे हैं, जो प्रदूषण से भरा हुआ एक पार्ट है, जिस प्रदूषण के ऊपर हमको चिंता करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यह प्रदूषित मॉडल जो है वो सार्वत्रिक हुआ है, और ये सार्वत्रिक बना हुआ मॉडल के लिए हम लोग जब सोचते हैं कि फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, यही 200 साल पहले लंदन में, अमेरिका में बनना शुरू हुआ। जो आज हम अपने प्रदेश में देख रहे हैं वो 200 साल पहले अमेरिका, इंग्लैंड, इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो गई। हमारे यहाँ पे 1950 के बाद ये होना शुरू हुआ है। तो इसका परिणाम जो होता है वो प्रदूषण में होता है। तो प्रदूषण जैसे जैसे बढ़ते जाता है वैसे वैसे हमारा जो बरसात होती है उसमें काफी परिवर्तन होते जाता है। जैसे 1950 का यदि हम विचार करेंगे तो हमारे देश में जो बरसात होती थी वो बरसात करीबन 1500 से 1600 घंटे होती थी। 4 महीने का ही स्पैन होता था, फ्रॉम जून टू सितंबर एंड, अक्टूबर फर्स्ट वीक, यही हमारा रेनफॉल का स्पैन होता था। इन 120 दिनों में हमारे यहाँ पे जो रेनफॉल होता था उसके घंटे करीबन होते थे, ये 1600 घंटे हुआ करते थे। तो ये जो 1600 घंटे जो बरसात हमारे देश में 3000 किलोमीटर बाय 3000 किलोमीटर के भूप्रदेश पे जब होती थी, एवरेज रेनफॉल बोलते हैं, तो भारत का एवरेज रेनफॉल जो था वो 1160 मिलीमीटर था, आज भी है। और वर्ल्ड का जो एवरेज रेनफॉल है वो करीबन करीबन 800 मिलीमीटर है। यानी वर्ल्ड में जितना रेनफॉल होता है वो रेनफॉल से भारत आज के तारीख को भी 350 मिलीमीटर प्लस है। उसके बावजूद विचार कीजिए, उसके बावजूद भी आज के तारीख को हमारे देश के लगभग 3 लाख गांवों में पानी की समस्या है, और हर खेत में पानी की समस्या। जहां तक सरकार के माध्यम से इरिगेशन की व्यवस्था हुई है वो प्रदेश छोड़ दे तो बाकी सभी प्रदेशों में पानी की बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो ऐसा क्यों हुआ? जिस देश में 12 महीने नदियां बहती थी, बहुत अच्छी क्वालिटी का पानी बहता था, उस देश में यह समस्या क्यों हुई? क्या कारण हुए? क्या लोक संख्या ये कारण होती है? क्या बरसात कम हुई?
तो हमें ये समझ लेना पड़ेगा कि यह कोई कारण नहीं होता है। कारण जो होते हैं उसको समझ लेना पड़ेगा कि जनशक्ति तो जल शक्ति हो सकती। हमारा स्लोगन है जल शक्ति को, जल शक्ति जो है, जल जो हमको मिलता है वो तो एक शक्ति के रूप में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सूरज मिलता है वो भी एक शक्ति है, हवा जो है वो भी एक शक्ति है। तो इन सब शक्तियों का उपयोग यदि हम सही ढंग से कर लेंगे तो वो समस्या नहीं है, वो उत्तरदायी है। तो ये उत्तरदायी का विचार हम करते हुए आगे बढ़ेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि समस्या कठिनाई से निकालने का एक मार्ग है, और उस कठिनाई से निकालने के लिए जो मार्ग है उसके ऊपर हम चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, तो ये जो समस्या होते गई है इसका आंसर भी तैयार है। तो 1950 में जो 1600 घंटा बरसात होती थी उसका कारण भी होना चाहिए। कारण क्या होगा? जब हमने सोचा इसके ऊपर तो हमारे देश में लगभग 45% जंगल हुआ करता था। आज के तारीख को कितना जंगल है? और 1950 का जंगल कौन से क्वालिटी का था? क्वालिटी ऑफ जंगल में भी बहुत फर्क होता है। जो जंगल आदमी लगाता है उसको जंगल नहीं कहते, और जो जंगल नेचुरली लगता है उसको एक्चुअल में जंगल कहा करते हैं, फॉरेस्ट कहा करते हैं। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि आज के तारीख को जंगल लगाने पड़ रहे हैं। और जब जंगल लगाते हैं तो हमको यह पढ़ाया गया किस प्रकार से जंगल लगाना है, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे साथ बहुत अच्छा खेल किया है। अंग्रेजों ने क्या किया था यह आप थोड़ा सा मालूमात करेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि हमारे यहाँ पे उस समय लकड़ी कोयला का उपयोग काफी बड़े पैमाने पे हुआ करता था। तो ये लकड़ी कोयला जो बनता है ये जंगल की लकड़ी काट के, जंगलों को काट के फिर लकड़ी को जला के उसके माध्यम से लकड़ी का कोयला बनता था। तो अंग्रेज लिलाव करते थे, 5 एकड़ 10 एकड़ लैंड का लिलाव करते थे, और ये लिलाव करने के बाद वो जंगल कट जाता था। वो कटने के बाद वो जो नेचुरल जंगल था वो नेचुरल जंगल की लकड़ी के द्वारा हम लोग उसका कन्वर्शन लकड़ी कोयले में कर लेते। उसके बाद क्या होता था, तो वहां पे कमर्शियल वुड का प्लांटेशन चलता, क्योंकि अंग्रेजों ने ये अच्छे से मालूमात कर लिया था कि कमर्शियल वुड ये जो है हमारा सागवान का है, जिसका बड़े पैमाने के उपयोग उन्होंने अपने जहाज बनाने के लिए चालू कर दिए थे। क्योंकि जहाज ये एकमेव साधन था उस समय कि जो भारत से लंदन के तरफ जाने के लिए बहुत आसानी से उपयोग में आता था। तो बड़े पैमाने पे जहाज बनाने की जरूरत उन्होंने महसूस की। उस समय उन्होंने हमारे यहाँ पे रेलवे पटरी भी बनाना शुरू किया कि ये भारत जो है ये बड़ा समृद्ध देश है, और यहाँ का जो खजीना है, चाहे वो खेत में बनने वाला हो, चाहे फिर जंगलों का खजीना हो, चाहे फिर यहाँ पे बनने वाले खनिज हो, ये सब हमको अपने देश में अपने देश की समृद्धि बढ़ाने के लिए लेके जाना है। यदि इसको लेके जाना है तो हमको जंगल का जो उपयोग है वो जंगल के माध्यम से, तो रेल पटरी बनाने के लिए कौन सी लकड़ी का उपयोग होता है उसका अभ्यास उन्होंने किया, और उन्होंने सागवान की लकड़ी का उपयोग बड़े पैमाने पे फिर रेल पटरी डालने के लिए भारत भर में किया गया। तो स्टेप बाय स्टेप उन्होंने ये सब करते हुए फिर पहली ट्रेन चली। वो ट्रेन कौन सी चली इसका यदि हम अभ्यास करेंगे तो आपके ध्यान में आएगा। ये थाना से सीएसटी तक चली, इधर कलकत्ता टाटानगर से कलकत्ता तक चली। तो ये जो ट्रेन चली है शुरुआत में, तो ये ट्रेन इसी मार्ग पर क्यों चली है? तुम्हारे हमारे लिए ट्रेन बनाई जाती है ऐसे कुछ लोगों को लगता है। ठीक है, जो बना है वो तो अब काम में आ गया, लेकिन उन्होंने अपने मतलब के लिए ये सब बनाया था, और भारत को किस प्रकार से लूटा जाए ये उनके दिमाग में पूरी तरह से था, और वो पूरी तरह से उसका उपयोग भी करते थे, और उस प्रकार से उन्होंने प्लानिंग भी किया। तो जो जंगल थे उन्होंने जंगल काटना शुरू किया, और वो जंगल लकड़ी बनाने के, लकड़ी का बड़ा उपयोग होता था उस समय,
हर घर में लकड़ी, चूल्हे जलते थे। ये चूल्हे जलाने के लिए लकड़ी का कोयला जो होता है वो उपयोग में आता था। तो लकड़ी कोयले का बहुत बड़ा भंडार भारत में था और उसका परिवर्तन जंगलों को काट के हुआ करता था। तो धीरे धीरे भारत का जंगल कटते गया। जो 45% था 1950 में, उसके पहले कितना होगा विचार कीजिए। वो सातत्य से कटते गया। फिर मिक्स ऐसा करते करते आज के तारीख को, जिसको हम जैव विविधता से नटा हुआ जंगल कहते हैं, या आज उसको रिजर्व फॉरेस्ट जिसको कहा जाता है, उसका प्रमाण है भारत में सिर्फ 8% to 9%। और प्लांटेड जंगल जो है उसका प्रमाण है 6 to 7%। यानी आदमी ने लगाए हुए 7% और नेचुरल फॉरेस्ट है वो है लगभग 8 to 9%। यानी 14 से 15% भारत में आज की तारीख को जंगल बैलेंस है। और इसके कंपैरेटिवली आज के तारीख को यदि हम विचार करेंगे कि प्रदूषण निर्माण करने वाले घटकों की संख्या कितनी है, अपने अपने घरों में यदि विचार करेंगे, हर एक के पास आज गाड़ियां हैं, किसी के पास 4 व्हीलर है, किसी के पास 2 व्हीलर है, तो हर घर में गाड़ियां है। तो भारत का एक भी घर ऐसा नहीं छूटा है। अर्बन में तो हर घर में 3-4 गाड़ियां होती, एक गाड़ी से काम नहीं होता। एक बड़ी गाड़ी होती है, कई घरों में तो 4-4 बड़ी गाड़ी होती है, छोटी गाड़ी एवरेज होती है। तो ये जो सब धीरे 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 हमारी जो सुबत्तता बढ़ते गई, एक प्रकार से ये आर्थिक उन्नति की ओर बढ़ने वाली जो सुबत्ता थी, ये क्या कर रही थी? तो ये हमारा प्रदूषण बढ़ाने का काम कर रही थी। और एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? एट द कॉस्ट ऑफ पॉल्यूशन। ये पॉल्यूशन जो बढ़ते गया, ये आज के तारीख को हमारे लिए बहुत खतरा बन गया है। और ये जो खतरे की घंटी बज रही है, ये आज हम सब लोग महसूस कर रहे हैं। तो जंगलों का प्रमाण इज रिलेटेड विथ अवर रेन्स। अब कैसा? तो हमारे यहाँ पे जो रेनफॉल होता है वो साधारणतः अरबी किनार पट्टी से आता है और वे ऑफ बंगाल के किनार पट्टी से आता है। तो हिंद महासागर की तरफ से आने वाला जो समुद्र के माध्यम से जो धूपकाल के समय कन्वर्शन होता है, और हमारी ग्रीनरी एक तरफ है भारत की, दूसरे तरफ अरब कंट्रीज है, समुद्र के दूसरे बाजू में अरब कंट्रीज है, एक तरफ हमारी भारत की एक अपनी खुद की ऐसी हरी भरी धरती है। ये हरी भरी धरती से धूपकाल के समय जो ऑक्सीजन जनरेट होता है, वो ये नीली गर्मी जो होती है, समुद्र के माध्यम से जो नीली गर्मी का निर्माण होता है, वो नीली गर्मी का अट्रैक्शन ऑफ लॉ के हिसाब से ये जो हरी गर्मी है जो हमारी तरफ जंगल के रूप में हमें मिली है, ये अट्रैक्ट करती है। हालांकि समुद्र तो अरब कंट्रीज के तरफ भी है, लेकिन उसका अट्रैक्शन वो साइड में क्यों नहीं है? तो वो भू प्रदेश जहां पे जंगलों का प्रमाण लगभग नहीं के बराबर है, और हमारी तरफ जंगल का प्रमाण आज भी लगभग 10 से 15% है जो हम कह रहे हैं। तो उसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से पानी हमारी तरफ आ रहा है, इसलिए हमको रेनफॉल तो मिल रहा है। लेकिन जो 1950 में मिलता था, जो 1160 मिलीमीटर का ही होता था, जो 1600 घंटा होता था, वो आज रिड्यूस होकर जंगलों का प्रमाण कम होने के कारण और प्रदूषण का प्रमाण बढ़ने के कारण वो लगभग 300 घंटे तक सीमित हो गया है। अब ये जो सीमित हुआ है, इसका हमको विचार करना पड़ेगा कि आज का रेनफॉल जो चल रहा है वो बहुत गति से चलता है, हाई स्पीड इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल हो रहा है। अब ये जो हाई स्पीड इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल जो हो रहा है, इसका अनुभव हम लोग सब लोग कर रहे हैं, अपने अपने स्थान पर कर रहे हैं।
ये हाई इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल पर्टिकुलरली होता था हमारे यहाँ पे, ये सी शोर की तरफ होता। लेकिन आज सी शोर का रेनफॉल मेरे अपने सिटी में भी होता है। आप जो सिटी में रहते हैं, यहाँ पे जितने भी उपस्थित है, जो भी सिटी में रहते हैं, वहां पे भी इसी प्रकार का रेनफॉल आज हो रहा है। जो बंबई में होता है वही रेनफॉल आज हमारे सिटी में हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि प्रदूषण जब बढ़ता है उसका परिणाम हमको अनुभव इस माध्यम से मिलता है। और फिर क्या हो रहा है, फिर पानी जो है वो कम समय में हमारे देश में हम लोग अनुभव कर रहे हैं कि फ्लड बहुत जल्दी आ जाते हैं। अब रेनफॉल कम होने के बावजूद 3 लाख गांवों में पानी नहीं है। रेनफॉल उतना ही गिरने के बाद भी 3 लाख गांवों में पानी की किल्लत है। ये जो भीषण समस्या से हम जूझ रहे हैं, इसका अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो हमने इसको जड़ से दुरुस्त करने की हमारा प्रयत्न चालू है और हम उसमें यशस्वी भी हो गए। कहने का मतलब यह है कि हमारी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था 1950 से इंटरनेशनल लेवल पे उद्ध्वस्त करने की प्रोसेस शुरू हो गई। ये ध्यान में लेना चाहिए। वो उसको खत्म करो। पूरे वर्ल्ड की व्यवस्था जो थी उसको भी खत्म करने का एक षड्यंत्र भी चला है। इसलिए WHO नाम का एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सिस्टम भी डेवलप हुई। यूनिसेफ नाम की एक व्यवस्था डेवलप हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको बोला जाता है वो भी डेवलप हुआ है। ये सब 1950 ऑनवर्ड्स तैयार हुए हैं। इन्होंने कुछ नाम फिक्स किए और उस नाम फिक्स करने के बाद हमने कौन सा पानी पीना चाहिए, इस प्रकार के नाम तैयार हो गए। और इस स्टैंडर्ड का पानी का पीने का सिलसिला हमारे देश में शुरुआत में अर्बनाइजेशन में शुरू हुआ। जो बड़ी मेट्रो सिटी थी वहां पे कौन सा पानी पीना चाहिए, इसका एक प्रोग्राम चेकआउट बाय WHO एंड ऑल दिस चालू हो गया और उसका इम्प्लीमेंटेशन करना धीरे धीरे हमारे बड़े बड़े शहरों में शुरू हुआ। जबकि हमारे देश में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं थे। हम लोग तो डायरेक्ट नल का पानी, डायरेक्ट कुएं का पानी, डायरेक्ट नदियों का पानी, डायरेक्ट अपने आजू बाजू से बगल से जो पानी घूमता था, ओढ़े में से जो पानी जाता था वो डायरेक्ट पीते थे। लेकिन आज के तारीख को हम लोग अपने अगल बगल में जो पानी बहता है वो पानी तरफ देख भी नहीं सकते, पीने की तो बहुत दूर की बात होगी। तो ये गंभीर परिस्थिति जो हुई है, ये गंभीर परिस्थिति को समझ लेना उतना ही आवश्यक। अब क्या हुआ सिलसिला, तो मिट्टी और पानी 1960 के पहले मिट्टी और पानी कभी मिक्स नहीं होता था। लेकिन 1960 के बाद मिट्टी और पानी मिक्स होना चालू हुआ। अरे मिट्टी और पानी मिक्स होने का कार्यक्रम जो हुआ है वो क्यों चालू हुआ, उसको भी थोड़ा समझ लेना पड़ेगा। तो पहली बात यह है कि हम लोग जिस प्रकार से हजारों सालों से हमारे देश में जो खेती हम लोग करते थे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हुआ करती थी। हम लोग नेचुरल फार्मिंग प्रोसेस पे थे जो हजारों साल से चल रहा था। हम लोग बी बोते थे, हमको अन्न मिल जाता। अपने घर में ही बी हुआ करता था, हमारा ही अपना खाद हुआ करता था, या खाद भी डालने की जरूरत नहीं थी। हमारी गैया जो है, हमारी जो कामधेनु है, वो सहजता से अपने अपने खेतों में घूमती थी और सहजता से मलमूत्र हमारा को मिल जाता था। हमारी गैया भी हाइब्रिड नहीं थी, हमारा अन्न भी हाइब्रिड नहीं था। और ये सब हाइब्रिड न होने के कारण, हमारी प्रकृति भी हाइब्रिड न होने के कारण, हालांकि वर्ल्ड ने हमारे पहले 100 साल 125 साल पहले प्रदूषण करना शुरू किया था, उसके बावजूद भी हमारे देश में प्रदूषण की मात्रा बहुत कम थी। क्योंकि देखो, यदि धुआं जब तैयार होता है तो ठंडा प्रदेशों में यदि धुआं बनता है तो वो कहा जाता है, थोड़ा सोचने की जरूरत है,
तो ये सब डाइवर्ट होता है हमारे उष्ण प्रदेशों के तरफ। अरे ठंडा प्रदेशों के लोग 125-150 साल पहले प्रदूषण करना शुरू कर दिए थे। वो सब प्रदूषण संभालने की भी ताकत भारत के सेंट्रलाइज सिस्टम में थी। पूरा भारत उसको संभालता था। भारत की जैव विविधता जो थी, बायोडाइवर्सिटी जो थी, वो संभालती थी। इस प्रकार का सशक्त भारत उस समय था। और यह सशक्त भारत जब ये सब संभालता था, तब आप सोचिए कि 150 साल हमने वर्ल्ड का प्रदूषण संभाला है। जो हमारा समर ट्रॉपिकल जोन है, जो समर ट्रॉपिकल जोन है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से जितना भी प्रदूषण ठंडा प्रदेशों में हुआ करता था पृथ्वी पर, उसका अट्रैक्शन बिंदु भारत के इर्द गिर्द था। और जो इर्द गिर्द प्रदूषण चल रहा था उसको भी उस समय, लेकिन मैंने जब बताया कि जब विकसित राष्ट्रों का पथदर्श जो था, वही पथदर्श अब विकसनशील राष्ट्रों ने अडॉप्ट करना शुरू किया, जैसा कि हमने भी उसको अडॉप्ट किया, तो प्रदूषण का प्रकोप होना शुरू हुआ, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। 1950 में ग्लोबल वार्मिंग शब्द नहीं था, 1960 में भी नहीं था, 1970 में भी नहीं था, 1980 में भी नहीं था, 1990 में भी नहीं था। 2000 में वो ग्लोबल वार्मिंग का शब्द शुरू हुआ, क्योंकि जब ग्लोबल वार्मिंग का शब्द उसी समय आता है जब हम लोग ग्लोबल होते गए, या ग्लोबल वाले हमारे तरफ बड़े पैमाने पे आते गए। अब ये जब ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ तो ग्लोबल वार्मिंग शुरू हुआ। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है तो ये समझ लेना पड़ेगा। तो ग्लोबल वार्मिंग जब होता है सब अलर्ट हो गए। 1992 में इस संदर्भ में कुछ करना चाहिए, इस संदर्भ में विचार विनिमय होते गए 1990। तो धीरे धीरे इस संदर्भ में जब चर्चा होते गई, मीटिंग्स होते गई, फिर ध्यान में आया कि ये बहुत खतरनाक दौर चल रहा है। अब कार्बन का परसेंटेज बहुत बढ़ गया है और फिर ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। तो ये स्टेज चल रही है। लेकिन एट द सेम टाइम जैसे जैसे इन प्रदेशों में समस्या होते गई, तो इनके ग्लेशियर पिघलना 2000 में नहीं हुए, 1950 से शुरू हो गए थे। अब ये 1950 से शुरू होना जो चालू हो गए थे, तो इनकी सीशोर जो है, इनकी सीशोर की वाटर लेवल बढ़ना चालू हो गई थी। लेकिन हमारे भारत के भूप्रदेश के अगल बगल में जो सीशोर थे, उनकी वाटर लेवल नहीं बढ़ी थी। लेकिन जैसे हम लोगों ने 1955 से लेकर 1960 तक हमारे देश में भी कुछ एडॉप्शन मेथोडोलॉजी का विचार हुआ। हमारे देश ने रासायनिक खादों का उपयोग करना या ना करना, इस संदर्भ में चर्चा हुई। हमारे देश के साइंटिस्टों के साथ उस समय के राज्यकर्ताओं ने चर्चा की और प्रत्यक्षदर्शी इस प्रोजेक्ट को करने के लिए उनको 5 साल का समय दिया। अब ये जो समय दिया गया, इसमें कुछ एनालिसिस हुए और एनालिसिस होने के बाद हमारे साइंटिस्ट ने, जो साइंटिस्ट का नाम है डॉक्टर दक्षिण दास, उन्होंने अपना डॉक्यूमेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिए, सबमिट किया और बताया कि हमारे देश में हमको आज के तारीख को किसी भी प्रकार से रासायनिक खादों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि था, ऐसा नहीं कि बोल दिया करके हो गया, क्योंकि हमारे देश के उत्पादन में रासायनिक खादों के माध्यम से किसी भी प्रकार से बढ़ाव नहीं हो रहा है। तो हम जो पद्धति से खेती कर रहे हैं उसमें लगभग 29.1% ज्यादा है। यह एनालिसिस देने के बावजूद भी 1960 में हमारे जो राज्यकर्ता थे, उन्होंने यह संशोधन को बाजू रखते हुए, वो संशोधन केंद्र को बंद करते हुए, अपने वर्ल्ड वाइड जो चल रहा है उसको अडॉप्ट कर लिया और रासायनिक खादों का खेल हमारे देश में 1960 के समय शुरू करना प्रोसेस हो गया। शुरू में ये सब रासायनिक खाद विदेशों से आते थे। 1960 से 1970 के दशक तक यदि आप अनुभव करेंगे
तो यह रासायनिक खादों का उपयोग बड़े पैमाने दो तीन प्रदेशों में हुआ है। पहला प्रदेश था हमारा पंजाब, दूसरा प्रदेश साथ में चलने वाला था वो हरियाणा, और तीसरा जो प्रदेश था वो दक्षिण का प्रदेश है जो आंध्र प्रदेश। यह तीन प्रदेशों में 1960 से हम लोगों ने, हमारे देश के राज्यकर्ताओं ने रासायनिक खादों का प्रयोग करना शुरू किया, और 1960 से 70 के दशक में हमको काफी अच्छे रिजल्ट मिले, और फिर रिजल्ट मिलते हुए इस हमारा उत्पादन भी बढ़ा। शुरू में उत्पादन बढ़ने के कुछ कारण होते हैं और उसके कारण उत्पादन बढ़ते गया, लेकिन फिर 1960-70, फिर 70 से 80 के दशक में हम महसूस करेंगे कि दुष्काल आया 72-73 में। तो जब हमारे देश में उत्पादन बढ़ा था 1960 और 70 से 80 के दशक में, तो फिर अकाल जो हुआ था, तो हम उस समय की पूरे भारत में एक प्रकार की कंडीशन थी कि वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर डिस्ट्रिक्ट देयर विल बी नो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनी फूड। उस समय बंदी थी हमारे देश। तो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की तरफ कोई चावल नहीं लेके जाता था, कोई गेहूं नहीं लेके जा सकता था। तो हमारे देश में तो उस समय हरित क्रांति की प्रोसेस हो गई थी, ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती थी। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे ही देश के लोगों को फिर मिलो लाल गेहूं खाना पड़ा 1973 में। तो ऐसी परिस्थिति क्यों आई? इसका यदि कुछ अध्ययन होना चाहिए, पढ़ाई होना चाहिए, या उसका एनालिसिस भी होना चाहिए। यदि हमारे तीन भू प्रदेशों पे चावल और गेहूं बड़े पैमाने पर यदि मैन्युफैक्चरिंग और बड़ा था, तो हमको लाल गेहूं क्यों खाना पड़ा? तो मुझे ऐसा लगता है कि उस समय हमारे देश का ये जो उत्पादित अच्छे क्वालिटी का गेहूं चावल था, या हम लोगों ने अमेरिका में भेजा होगा, और उसके बदले हमें ये लाल मिला जो हमको खाना पड़ा। ये क्यों हुआ? ये भी एक कारण हो सकता है, कारण तो ढूंढना पड़ेगा। तो भारत में पूरी तरह से जिस प्रकार की खेती चल रही थी, उस प्रकार की खेती को बंद करके संपूर्ण भारत में रासायनिक खेती का हर राज्य ने एडॉप्टेशन करके वो करना चाहिए। इस प्रकार का एक विचित्र दृश्य तैयार हो गया, और पूरे भारत ने फिर वो रासायनिक खेती का उपयोग करना शुरू कर दिया। यह सिलसिला पूरे भारत में सब्सिडी देके हमारे देश में करना शुरू किया है। यह बहुत बड़ी बात है। नहीं तो वैसा देखा जाए तो जिस देश में एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट की तरफ अन्न आने जाने का सिलसिला बंद था, तो हमारे देश के क्रांति में ये तीन राज्यों में जब उत्पादित अन्न धान्य कहा गया, वो हमें क्यों नहीं मिला? यह बड़ा प्रश्न मेरे मन में आज भी है, और वो हर समय रहेगा। ऐसा मेरा काम करते समय, विचार करते समय उसका मैं विचार करता हूं। तो ये जो सब चला है, तो ये जो सिलसिला चलते रहता है, तो इसका भी थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा। तो फिर 1980 के दशक में हम अनुभव करते हैं कि हमारा रेनफॉल जो है वो लगभग 1100 मिलीमीटर एवरेज रेनफॉल में जो चलता था, उसमें से वो जो घंटे जो है, जो 1400, 1500, 1600 घंटा हमारा रेनफॉल चलता था, वो लगभग नियर अबाउट वो 1000 घंटे तक आ गया, क्योंकि काफी प्रदेशों में फिर धीरे धीरे रासायनिक खादों का उपयोग करना शुरू हो गया, और जो जंगल का प्रमाण है वो 1980 के दशक तक लगभग 20% कट गया था। यानी 45% से वो लगभग 25% के 25 से 30% आ गया था। तो इतना जंगल उस समय हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में लगा, हमारी इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए बड़े पैमाने पे लगा, हमारी रेलवे पटरीज को लगाने के लिए लगा। ये सब चलते गया। ये जब सिलसिला जो चला है,
फिर ये जो सब जंगल कटते गए और जंगलों का प्रमाण धीरे धीरे और कम होते होते फिर 1975 के स्थिति में यदि विचार करेंगे, देयर इज ए राशनिंग ऑफ फूड एज वेल एज देयर इज ए राशनिंग ऑफ पेपर्स, हमारे बुक्स, हमारी कॉपीज, इसका भी उस समय रेशनिंग था एक प्रकार से, क्योंकि इन द मंथ ऑफ जुलाई एजुकेशन जब शुरू होता था उस समय हमको वो मिलती थी। बाद में किसी दुकान में यदि हम पूछने जाए तो कहीं पे भी हमको ये मिलता नहीं, बुक्स नहीं मिलती थी, कॉपियाज नहीं मिलती थी। तो ये सब बनाने के लिए तो फिर जंगल का कटना नहीं होता। यदि हमको पेपर बनाना है तो जंगल का कटना एक स्वाभाविक प्रक्रिया का भाग है। तो जंगलों का प्रमाण कम होना, और आज हम क्या देख रहे हैं कि इतने सारे जेरोक्स हम करते हैं, भारत में हजारों लाखों की संख्या में जेरोक्स मशीन चल रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोच रही है कि ऑनलाइन प्रोसेस हो जाए, फिर भी गवर्नमेंट मशीनरी में हर जगह पे हमको कागज देना पड़ रहा है। तो कितना कागज का उत्पादन आज हम कर रहे हैं और उसके प्रमाण में हम कितने जंगल काट रहे हैं, इसका मैं एनालिसिस यदि आपको दूंगा तो आप बिलीव नहीं करोगे। आज वर्ल्ड में लगभग 390 किलोमीटर पर स्क्वायर इतना जंगल कटता है हर साल। 400 स्क्वायर किलोमीटर यह जंगल हर साल वर्ल्ड में कटता है। तो जंगलों का प्रमाण कम होना, 1950 में भारत में लगभग 500 वर्तमान पत्र निकलते थे, न्यूज़पेपर निकलते थे। आज न्यूज़पेपर की संख्या हम देखेंगे तो लगभग 5 लाख है। तो विचार कीजिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और इस दिशा में चलते हुए हमारा भविष्य अच्छा है क्या? और यदि हमारा भविष्य अच्छा है तो हम विचार करते हैं क्या कि हम किस प्रदूषण के सामने लोगों को किस प्रकार से ढकेल रहे हैं, हमने जिनको जन्म दिया है उनको हम किस प्रदूषण में ढकेल रहे हैं। तो भाई साहब, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि ये तो मेरा वन पार्ट ऑफ माय वर्क इज ओवर। नाउ इफ यू थिंक आई विल कंटिन्यू माय वर्क and continue my talk with you for next 2 days with the same work, with same water pollution, air pollution and all these things, we will go ahead and discuss. If you think it positively, I will be with you forever. Jai Shri Ram, Jai Vande Mataram। भारत माता, भारत की समृद्धि ही भारत को फिर से वापस लाने के लिए सक्षम है। सिर्फ जागने की जरूरत है। आप और हम जागेंगे तो ये सब हो सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय भ्राता जी, आपने महत्वपूर्ण जानकारी आज सदन को बहुत ही ज्ञान दिया है, मार्गदर्शन दिया है, क्योंकि आज हमारी प्रकृति में पर्यावरण की बहुत आवश्यकता है। आपने योग, आयुर्वेद, औषधि और पर्यावरण के ऊपर बहुत कुछ, जल रक्षण, संरक्षण, ये बहुत महत्वपूर्ण उद्बोधन इस दैनिक व्यवहार कार्यक्रम में दिया है। ये दैनिक व्यवहार कार्यक्रम आज 475 दिन पूर्ण कर रहा है और लगातार बिना रुके, बिना इसके आज लगातार हम 1 घंटे 1.5 घंटे योग करते हैं। 1-1.5 घंटे हम लगातार जैविक खेती, आहार की चर्चा, सामाजिक चिंतन करते हैं। इस देश को क्या ज़रूरत है, इस भारतीय संस्कृति, आयुर्वेद और औषधि को हम पुनः ऋषि और कृषि परंपरा को स्थापित करने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, इस पर हम आप जैसे महानुभावों का आमंत्रित करते हैं और उनका अनुभव और सुझाव और मार्गदर्शन लेते हैं। सदन में भाइयों ने, हमारे बहनों ने सुना। अगर किसी भाई बहन का कोई आदरणीय हमारे आज के चीफ गेस्ट महोदय के लिए कोई सवाल हो, कोई तो सादर आमंत्रित हैं, कोई जोड़ना चाहते हैं तो आप अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। हमारे जी आदरणीय जी 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 आदरणीय बोलिए। सादर जी, आमंत्रित। बहुत बहुत धन्यवाद सभी। जी हाँ, बोलिए। आदरणीय सदस्य को प्रणाम। और आपका जो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं, आपका जो भारतीय स्वाभिमान और इस क्षेत्र में जल शक्ति
संवर्धन के क्षेत्र में बड़ा कार्य है। तो आपसे यह भी हम जानना चाह रहे हैं कि ये तो बहुत सारी जो समस्याएं हैं, असल में समाधान क्या है? क्या जो आपने कहा कल आप बात करने वाले हैं, तो हम क्या समाधान पे बात कर लेंगे और किस तरह का समाधान हम कर सकते हैं, किस तरह के हम मिलकर कर सकते हैं और किस तरह से जो मार्गदर्शन आपकी तरफ से हमें मिल सकता है? क्योंकि आपने स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय जो जल प्रमुख के क्षेत्र में भी कार्य किया, तो समाधान क्या है? इस दिशा में हमें मार्गदर्शन आपका मिलेगा, किस तरह से मिलेगा जी? हाँ, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि यदि कल और परसों 2 दिन मुझे आप सुनना चाहते हैं तो मैं पूरा समाधान के साथ काम करता हूँ। पिछले प्रदूषण के ऊपर पिछले 20-22 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और हमारे स्वदेशी टेक्नोलॉजी के साथ कर रहे हैं। हम लोग जो सब विदेशी चंगुल में फंसे हुए हैं पिछले 50-60 साल से या 100 साल से या 200 साल से बोलो या 1000 साल से बोलो कि अपना सब खोया हुआ फिर से वापस लाना है। इस दृष्टि से बहुत बड़ा काम भारत ने अपने साइंटिस्ट के माध्यम से किया है। हम लोग को साइंटिस्ट करके काम करते हैं। हमारे देश ने जो निर्माण किया है, देखो भाई साहब, एक बात थोड़ा सा स्ट्राइक आउट करता हूं आप सभी के लिए कि मैं और आप जिस तंत्र ज्ञान से यहाँ पे बात कर रहे हैं, यह तंत्र ज्ञान हम लोगों ने बहुत आसानी से खरीदी कर लिया, बिना कुछ सोचे समझे इसको उपयोग में ला लिया, बिना इसके डिस्ट्रक्शन के हमने इसको उपयोग ला लिया और हर 3 साल के बाद हमको नया लेना पड़ता है। इस प्रकार से डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस वर्ल्ड ने किया है, लेकिन हर 3 साल के बाद क्यों? यह प्रश्न हमने नहीं पूछा। क्यों हमारा पिछला वाला मोबाइल उपयोग में नहीं आता? यह हमने क्वेश्चन कभी नहीं किया। क्या हमारी वो जरूरत है क्या? यह भी हमने नहीं पूछा। तो इसी प्रकार से जो तंत्र ज्ञान है जिसकी आवश्यकता है, भारत यह ऐसा विशिष्टपूर्ण देश है जो वेद विज्ञान और उसके साथ हजारों सालों से जुड़ा है। जब भारत में समुद्र मंथन हुआ तो विष हलाल जो निकला वो शंकर जी ने पी लिया, ऐसा हमारे को बताया जाता है। अभी तो अमृत निकलेगा, जो ये विष में से जो अमृत निकलेगा वो अमृत हम आपको तीसरे दिन जरूर बताएंगे, उसकी नॉलेज देंगे और उसके माध्यम से हम आगे का प्रवास कैसा करेंगे इसमें पूरी तरह से चर्चा करें 100%। क्योंकि जो डिस्ट्रक्शन हुआ है वो वर्ल्ड ने किया है। आज जो परिस्थिति डिस्ट्रक्शन की चल रही है वो वर्ल्ड की डिस्ट्रक्शन की परिस्थिति में हमारा भी हाथबार है, क्योंकि वी फॉलो द पाथ्स ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, वी फॉलो द पाथ्स ऑफ डेवलप कंट्रीज, अनडेवलप कंट्रीज, यही हमारा पथदर्श है। और जो चल रहा है उसमें हमारे कई भाई साहब आज की तारीख को कुछ चेंजेस करने के पीछे सरकार की सहायता हो या ना हो, हम लोग वो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे टेक्नोलॉजी को हमारे देश के लोग मान्यता नहीं देते। जब ये विदेश से आएगा हमारा तंत्रज्ञान, तब हम लोग उसको मान्यता देंगे। यह भी परिस्थिति है, तो थोड़ा समझ लेने की आवश्यकता है और हम लोग ये समझ लेंगे कल और परसों। यदि आप मुझे ये विषय रखने के लिए कल और परसों का यदि मौका देते हैं तो मैं अवश्य आपके साथ हूँ और कल हम लोग इसके ऊपर अधिक सविस्तर आगे की चर्चा करेंगे और उसमें हम लोग समझ लेने की कोशिश भी करेंगे। जी धन्यवाद। आगे आदरणीय सदस्य प्रश्न। सर आपका नंबर डिस्प्ले करना चाहते हैं। हाँ, आप नंबर लिख सकते हो 94-221-22420। 430। फिर से बताता हूँ 94-221-22420। सदन में उपस्थित हमारे वरिष्ठ प्रोफेसर आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी,
उपस्थित थे, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ और आज के इस युवा कार्यक्रम में अपना मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। धन्यवाद मुनियाल जी। आज की कक्षा बहुत अच्छी रही और मुख्य अतिथि जी ने जो बहुत अच्छा विषय है और हम सबके उपयोग का भी है, विश्व के भी उपयोग का है, उस पर प्रकाश डाला और पूरा जो ब्यौरा लिया कि 50-60 साल के पहले क्या परिस्थिति थी, उस समय हम भी बचपन में वह सब परिस्थिति देख रहे थे कि कंट्रोल की कॉपियां मिलती थी, कंट्रोल की किताबें मिलती थी, उस सब को हमने भी पूरा याद किया कि किस तरह से वो ब्यौरा चलता था। मैं मुख्य अतिथि जी से सिर्फ नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि कल परसों में आप जो बोलने वाले हो तो उसकी एटलीस्ट कंटेंट की गाइडलाइंस, यानी किस दिशा में बोलने वाले हो, उसके मुख्य बिंदु भी अगर आप आज बता देते हो तो भी सदन को एक आइडिया आएगी कि किस दिशा में कल का और परसों का वक्तव्य होने वाला है। आप उजागर करें तो अच्छा रहेगा, यही मेरा नाम है। देखो, दो बातें स्पष्ट है कि आज हम वनौषधि का विचार करते हैं तो सचमुच वनौषधि वनों में तैयार हो रही है? ये मेरा आप सभी से सवाल है। वनों में वनौषधि सचमुच तैयार हो रही है? क्या हमारे पास उतना वन है या हम खेतियों में वो वनौषधि तैयार कर रहे हैं? क्यों हमारा आयुर्वेद काफी जगह पे फेल हो रहा है? क्यों हमारा आयुर्वेद सक्षम नहीं था? हमारे आयुर्वेद के माध्यम से हमने कई बीमारियों को दुरुस्त किया है, कर रहे हैं क्या? लेकिन वो क्वालिटी आज हम महसूस कर रहे हैं? क्वालिटी है लेकिन उतनी है जो हम वंस अपॉन ए टाइम सोचते थे। तो खेती करने की पद्धति से बिगड़ने के कारण जिस देश में अन्न ही औषधि थी, उस देश की स्थिति आज क्या है? अन्न ही बीमारी का धन बन गया है। मित्रों, हमारा अन्न बदलना पड़ेगा, हमारा पानी बदलना पड़ेगा और हमारा अन्न और पानी बदलने के लिए हमको बदलना पड़ेगा। हमको बदलने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा। हमारे में से किसी भाई ने यह विचार नहीं किया होगा कि ऐसा भी हो सकता है, और वो कल हम और परसों आपसे जरूर चर्चा में विचार करने के लिए विषय रखेंगे। जी धन्यवाद। आज और आदरणीय कुलदीप पुनियाल जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और आज के हमारे योग शिक्षक और चीफ गेस्ट के बारे में अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। कुलदीप पुनियाल जी लेफ्ट हो गए हैं। मैं आदरणीय रवि आदित्य जी को आमंत्रित करता हूँ बिहार से, वो आए और योग शिक्षक और चीफ गेस्ट के लिए हम अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुनीलाल जी। और आज के मुख्य मैं बहुत आभार अभिनंदन व्यक्त करूंगा। उन्होंने बहुत ही एक सारगर्भित जानकारी हम सभी लोगों के साथ साझा की। विशेषकर उन्होंने जो ये भी कहा कि हम लोग आने वाले 2 दिनों में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो प्रदूषण से संबंधित जितनी चीजें हैं और जो जिन्होंने जिस प्रकार से सारे पहलुओं को इसको छुआ है, क्योंकि ये चीजें ही सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि अगर इसके हम लोग अगर जितने सारे बिंदुओं को ले सकते हैं कि देश में अगर 47 से भी लेके अगर आजादी के बाद से अभी 2022 तक में, तो जिस प्रकार से जनसंख्या की वृद्धि होती रही और जिस प्रकार से जो भी हमारे पास रिसोर्सेज रहे, जो भी स्रोत रहे, उसका किस प्रकार से हम सभी लोगों ने दोहन किया। जैसे अभी तुरंत अरविंद सर ने जो बात कही कि कैसे जो भी चीजें अगर प्राकृतिक संपदा है, जो वन से जो चीजें हैं, जो भी हर्बल प्लांट्स हैं, क्या वो वहां से हम लोग ला रहे हैं या उसकी हम लोग अपने तरीके से प्राकृतिक रूप से क्या हम लोग उसकी खेती कर रहे हैं। तो ये चीजें वाकई सोचने की चीज है कि हर एक चीजों का एक विश्लेषित जो है एक आधार आपस में होना चाहिए और हम लोग को जानकारी चाहिए कि जो जितनी भी चीजें हम लोग दैनिक दिनचर्या में इस्तेमाल में करते हैं, अगर वो परिवहन के रूप में हो, आधुनिक तकनीक के रूप में हो, या फिर हम लोग का जो मुख्य आधार है इस परिचर्चा का कि हम लोग जैविक खेती को लेकर के, तो जितने भी उर्वरक या कीटनाशक हैं, इस सभी चीजों का अगर वन की बात करें, उर्वरक कीटनाशक की बात की जाए या आधुनिक तकनीकी के प्रचार प्रसार की बात हो, क्योंकि हर चीजों को जैसे मुख्य अतिथि महोदय ने जो बात कही कि WHO एक ये जितनी भी संस्थाएं बनी, उनका एक बहुत बड़ा एक मार्केटिंग स्टैंडर्ड था कि किस प्रकार से ग्लोबलाइज्ड
जो हर एक देश को कि किस प्रकार से भी कहते हैं ना कि अभी लोग मांग करते हैं कि भाई रोजगार की दिक्कत है और काम करने वालों के लिए रोजगार की आवश्यकता होगी, और इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों का, क्योंकि एक समय के साथ साथ वो एक विषय भी होता है। तो आप इस चीज को गौर करके सोचे तो क्या भारत की जनसंख्या पे आधार को करते हुए भारत एक बहुत बड़ा मार्केटिंग हब बन गया, यानी जी हम सभी वस्तु के रूप में एक कंज्यूमर उनके बने हुए हैं, हम उपभोक्ता उनके लिए हैं। हम जरूर ये सोच रहे हैं कि हम लोग कोई उत्पाद परचेज कर रहे हैं और हम अपने शरीर का दोहन हम खुद कर रहे हैं। अब प्रकृति की तरफ से जो देन है, अगर हम लोग कल जन्माष्टमी की पूजा किए तो सारा सब कुछ तो एक निराकार है, एक नश्वर है, और आत्मा को छोड़ दे तो शरीर तो का अंत होना है। तो हम लोग अपने शरीर का अंत तो अपने आप जबरदस्ती कर रहे हैं एक दोहन करके, कि जितने भी शॉर्टकट्स होते हैं, कि अगर हम लोग कहें कि मैदा से जनित चीज है, जो भी मल्टीनेशनल कंपनी का एक शॉर्टकट्स क्या था, अगर जितने भी आप पेय पदार्थों को देखें, खाद्य पदार्थों को देखें, तो उनका एक ही टारगेट था, कंज्यूमर को किस तरह से उलझा करके उसको ये बताना ये आपके लिए फैशन को टच करता है, ये आपको और आकर्षित करता है। अब आप और आपके समय को बचाता है। तो समय के अभाव को लेते हुए, या जैसे अभी सर ने जो बताया कि पानी को लेकर के, तो पानी में जो जितने मिनरल्स थे उसको आरओ के माध्यम से हटा दिया गया। अब क्या था कि आरओ के माध्यम से हटने के साथ साथ हमारे खर्च की भी उसमें विस्तार हो गए कि इस समय पे आपको उसको सर्विसिंग पार्ट आएगी। कहने का मतलब ये हो रहा था कि जितने भी हमारे यूथ से लेकर के जैसे जैसे इस चीज की शुरुआत होती चलेगी, सारे लोग इसमें संलिप्त होते चले गए। उनको लगा कि नहीं ये आसान आधार है किसी चीज को ढूंढने का, किसी चीज को करने का। परिवहन की अगर बात करूँ तो जितने भी चीजें पहले थी गाँव में या कहीं भी, सब लोगों का की जो मूवमेंट होती थी वो ज्यादातर वो लोग पैदल गांव में चला करते थे। आज गांव हो शहर हो, लोग छोटी से छोटी दूरी के लिए अपने पास जो उनके पास साधन है उसका प्रयोग करते हैं। यानी अपने स्वार्थ के साथ साथ आप ईंधन का भी गलत प्रयोग हो रहा है, वो भी हमारे पर्यावरण को टच कर रहा है। यानी डे टू डे लाइफ में, जैसे सर का कहना था वो बिल्कुल सही है कि डे टू डे लाइफ में एक आदमी अपना एक एनालिसिस खुद भी कर सकता है कि हम अपनी ओर से कितना जो ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहे हैं, किस किस जो स्रोत है हमारे लिए, जो भी सोर्स है उसको किस प्रकार से हम कर सकते हैं। जैसे अगर आप किसी भी तबीयत खराब होने पे अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि आप एक चार्ट बनाएं, अपने फीवर का चार्ट बनाएं, अपने एक रूटीन का चार्ट बनाएं, उसी प्रकार इसकी भी एनालिटिकल एक स्टडी एक व्यक्ति अपने रूप से कर सकता है। और तभी इसका एक सही असेसमेंट वो अपने लिए पर्सनली कर पाएगा, और अपने लिए अगर वो पर्सनली करेगा तो उसका एक बहुआयामी जो है एक रिपोर्ट दूसरे के लिए भी हो। क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज इतना ज्यादा हो गया है कि आर्थिक विकास के नाम पे, क्योंकि अभी गवर्नमेंट कहती है ना कि आर्थिक विकास हमारे लिए जरूरत है, और आर्थिक विकास के लिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए, जब अगर 1990 की बात करें तो पीवी नरसिम्हा राव के समय में जब इस चीजों की शुरुआत हुई, समय की मांग होती है, समय की मांग में होता है, लेकिन इसका कितना अधिक उपयोग है और किसका कहते हैं ना कि आप आपदा में आप अवसर लोग ढूंढते हैं, इसका यही कारण होता है कि लोग अपने आप को उस चीज में इतनी ढाल लेते हैं, जो पुरानी पद्धति है उसको छोड़ के पैकेज्ड फूड हो गया, पैकेज्ड व्यवस्था हो गई, यानी सब कुछ शॉर्टकट्स में चाहिए। अगर हम लोग गूगल में कुछ सर्च करें उसी प्रकार हमारे मोबाइल में चाहिए। आप एक छोटी से अंतर को देखें कि अभी हम लोग जितनी कंपनी मोबाइल हम लोग यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छा इसका साधन है, हम लोग वर्चुअल मीटिंग में एक अच्छी जानकारी हासिल कर रहे हैं। दूसरा इसका नुकसान क्या हो रहा है कि हम लोग यहाँ खुद कंज्यूमर बन बैठे हैं कि अगर कोई कंपनी हमें फ्री डेटा दे रही है तो फ्री नहीं दे रही है, हमारे समय को उसने मुझसे परचेज कर लिया। वो मुझे कह रही है कि आप ये 500 रुपए में इतनी जीबी डेटा आपके पास है, अब आप इसमें कोई मूवी देख सकते हैं, आप इसमें गाना देख सकते हैं। कभी वो ये प्रचार नहीं करेगी कि आप इसमें अच्छी चीजें ढूंढें। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि एक उत्पादक के साथ साथ उपभोक्ता के साथ साथ हम खुद एक उत्पाद बन बैठे हैं अभी के इस ग्लोबल सिस्टम में। और इसको जो श्रद्धेय स्वामी जी बराबर WHO वगैरह का विरोध क्यों करते हैं कि उनके तरफ से ये चीजें हमेशा आती हैं कि भारत के लिए अगर जब ये कोविड के समय में, विशेषकर कोविड ने लोगों को ये प्रेरित कर दिया कि आप पुनः उस तरह की वस्तुओं को ग्रहण कीजिए जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो प्रकृति कुछ चीजें अपनी ओर से भी इंगित करती है कि आप बदलाव कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि अगर हम लोग इस पैटर्न से नहीं हटे, क्योंकि आपको जबरदस्ती कोई नहीं डाल सकता है, हम लोग स्वतः उसमें फंस चुके हैं इस भंवर जाल में, हम लोग को खुद ही निकलना होगा, खुद ही से प्रयास करनी होगी। सर का बहुत बहुत आभार। और विशेषकर उन्होंने जो ये कहा कि अगले 1-2 दिनों तक भी इस पे वो परिचर्चा जारी कर सकते हैं, इसके लिए और उनका साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग का।
धन्यवाद आदरणीय रवि आदित्य जी, आपने अपना सुझाव मार्गदर्शन प्रस्तुत किया। मैं 2 मिनट शेष है। मैं आदरणीय भुवनेश्वर राय जी को आमंत्रित करता हूं कि वे 2 मिनट में अपनी बात रखने का कष्ट करें। धन्यवाद आदरणीय मुनीलाल जी। मैं आज इस योगाहार क्लास में उपस्थित सभी महानुभावों का हृदय से स्वागत करता हूं। साथ में आज के योग टीचर महोदय ने भी बहुत अच्छा योग कराया, उसके लिए उनको बहुत बहुत आभार। और आज जो मुख्य अतिथि ने पर्यावरण के बारे में जो जानकारी हम लोगों को प्राप्त की, वो बहुत ही अनुकरणीय रहा, सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है, उस पे आगे चलने वाली बात है। ये सबके जीवन से संबंधित है। हम लोगों ने समय समय पर देखा है कि जब मनुष्य कोई चीज भूल जाता है तो प्रकृति उसको फिर आगे आकर के सिखाती है कि नहीं, आपको ऐसे नहीं चलना, ऐसे चलना है। निश्चित रूप से आज के डेट में जो व्यवस्थाएं बनी उसके हिसाब से बहुत ही ज्यादा प्रदूषण बढ़ा, समय की मांग भी रहा, लोग उसमें आगे आए, लेकिन इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है इसके बारे में भी सोचने की जरूरत है। और इसके बारे में ऐसे ऐसे महान विभूति जो ये हम लोगों को चर्चा में शामिल हो रहे हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोग जब बात करते हैं और जो लोग सुनते हैं तो उनके ऊपर थोड़ा सा उसका प्रभाव पड़ता है, फिर वो लोग भी अगल बगल की अपनी बातों को बताते हैं। और इसी तरह से अगर कुछ प्रयास हुआ तो निश्चित रूप से इसमें फायदा मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, यह इस आशय के साथ कि इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आपने अपने कम समय में सारगर्भित उद्बोधन दिया। चूंकि मैं समय हो गया है, फिर भी मैं आदरणीय डीडी शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो प्लीज 2 मिनट में अपना कोई सुझाव हो, कुछ जोड़ना चाहते हैं। आदरणीय सभी को मेरा नमस्कार। आज का ये जो कार्यक्रम था, मैं किसी कारणवश थोड़ी देर लेट में जुड़ा हूँ, लेकिन जितनी देर मुझे सुना है, जो आज के ये मुख्य अतिथि है, ये बहुत ही हमारे लिए एक गर्व की बात है कि इस योगाहार में आज ये शामिल हुए हैं। और इनके जो विचार है, मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ, क्योंकि पर्यावरणविद जो भी आज काम कर रहे हैं, समाज में अपनी बातें रख रहे हैं और समाज के लिए कुछ उत्थान कर रहे हैं। आज सभी ये आवश्यकता है कि पर्यावरण में जो भी प्रदूषण, हम चाहे जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, या फिर आपका दूसरे अन्य तरह के जो भी हम विघटन देख रहे हैं, उससे सभी लोगों को चिंतन करने की आवश्यकता है। आज जिस तरह से हम गाड़ियों के माध्यम से इस पर्यावरण को काले धुएं से विसर्जित कर रहे हैं, ये भी इस धरती के लिए एक विनाशक का कारण बन सकता है। और खास करके हमारे जो जल स्रोत है, ये भी बहुत प्रदूषित हो गए हैं। आज हमें आवश्यकता है समाज में इसके लोगों को इसके प्रति जागरूक करने की। तो जो हमारे आज आदरणीय श्री अरविंद जी ने जो भी वक्तव्य दिया है, आने वाले कल और परसों हम इसमें जरूर चर्चा में शामिल होंगे। तो सभी को मेरा नमस्कार। मुझे बस इतना ही कहना है। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डीडी शर्मा जी, आप हिमाचल प्रदेश से हैं और केवीके में के मुखिया हैं। मैं आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी को आमंत्रित करता हूं कि कल 2 दिन में हमारे आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय पर्यावरण के ऊपर अपना विषय रखना चाहते हैं, उसमें आपका उद्बोधन चाहेंगे हम 2 मिनट का। आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी, आपका कोई कमेंट हो तो, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही हो तो सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय हमारे इस बीच में बीजी साहब जुड़ गए हैं। विजय गोपाल जी वरिष्ठ जन हैं, आशीर्वाद स्वरूप एक आध 2 वचन कहने का कष्ट करें योगाहार कार्यक्रम के ऊपर। बहुत धन्यवाद। मैं यात्रा में हूँ,
उत्तराखंड में हो गई बारिश है आपकी क्षमा चाहेंगे, आपकी आवाज़, आप नेटवर्क में नहीं है, उत्तराखंड में है, तो वहाँ मौसम की वजह से या नेटवर्क ठीक नहीं है। चलिए, आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत गौरव प्रदान करती है। विशेष जो हमारे इस योगाहार कार्यक्रम में बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक और महान विद्वान, योग साधक, योग शिक्षक सभी जुड़े हुए हैं, उन सबको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और आपकी उपस्थिति हमें इस योगाहार कार्यक्रम को गौरवान्वित करती है। इसी प्रकार का स्नेह और आशीर्वाद बनाए रहिएगा। मैं आदरणीय नीलकंठ सावले जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और सभी का उपस्थित जनों का आभार ज्ञापित कर इस आज के दैनिक योगाहार कार्यक्रम को विराम देने का कष्ट करें। आदरणीय नीलकंठ सावले जी तक मेरी आवाज़ अगर पहुंच रही हो तो अनम्यूट करें। शायद नीलकंठ जी तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है। जी, आ गई है। जी जी। मुन्नीलाल भाई, आज का जो 375वां दिन है, योगा 475वां दिन है, तो आज हमारे जो विषय बहुत अच्छा और आज की समस्या बन गई है जल का, तो हमारे आदरणीय आज के मुख्य अतिथि श्री आदरणीय अरविंद जी बालकृष्ण कड़वे जी नागपुर से है, महाराष्ट्र से, और आज के जो योगाचार्य रामानुज राव जी विक्रमपुर मध्य प्रदेश से है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और 2 दिन और भी अपने को सभी सदन को ये जो मार्गदर्शन मिलने वाला है प्रदूषण मुक्त जल के बारे में, मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और 2 दिन और भी अपने को जल पर 475वें दिन के लिए मैं आभार प्रदर्शन के लिए आदरणीय मुन्नीलाल भाई जी, कुशवाहा जी, आदरणीय अजित कुमार सिन्हा जी, आदरणीय अरविंद कड़वे जी, आदरणीय भगवान दास जी, आदरणीय गोपाल जी, आदरणीय जी, आदरणीय किशोर गजानन जी, आदरणीय कृष्ण कुमार महंतो जी, आदरणीय ओंकारनाथ जी, ओंकारनाथ दिखते नहीं थे तो हमारे आदरणीय पृथ्वीराज वर्मा जी, प्रकाश जी, उनका भी स्वास्थ्य ठीक नहीं था, प्रकाश सोनोदी जी की उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, एक भगवान से प्रार्थना। आदरणीय पुण्यकाम समर्थ जी, आदरणीय रघुवीर रावत जी, आदरणीय रजत चौधरी जी, आदरणीय रमेश चैन मेहरा जी, आदरणीय रंजना चिने जी, आदरणीय सिंह राजपूत जी, आदरणीय शरद वर्मा जी, आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी, आदरणीय योगा आरती जो लेफ्ट हो चुके, उनका भी प्रति आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हुए आज का और कल सुबह 5:30 बजे हम इसी योगाहार के माध्यम से जुड़ेंगे और सुनेंगे, मार्गदर्शन अपने पास ले लेंगे। सभी का धन्यवाद। ओम प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय नीलकंठ सावले जी, आपका भी। और जिनके स्वास्थ्य ठीक नहीं है उनको हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, सदन की ओर से सभी सदन के सब पूर्ण स्वस्थ हों, शीघ्र स्वस्थ हों, ऐसी कामना करके हुए सबको प्रणाम। ओम। ओम सभी को ओम। ओम सभी को ओम सबों को। झारखंड में मूसलाधार बारिश हो रही है, शायद आप लोगों को यहाँ भी हो रही होगी।